Hello everyone, myself Tushar Prabha, and this is the fourth lecture on wave optics. In the previous videos, we have completed Huygens principle and application of this principle for refraction and reflection of plane waves. So here, in this session, we will understand some new concepts like a coherent and incoherent source of light, and secondly, we will go for superposition principle and use of the superposition principle for addition of light waves. So let us discuss our first topic, that is coherent and incoherent source of light. So let us consider two light waves. One is S1, second one is S2. सो बेसिकली लाइट सोर्स आपका लाइट वेव्स एमिट करती है. तो लेट दिस वन बी द लाइट वेव एमिटेड बाय सोर्स S1 and let this one be the light wave emitted by source S2. So these two light sources can be said to be as coherent light source if the properties of these emitted waves have the following characteristics. तो ये characteristics क्या होनी चाहिए? नंबर 1, ये दोनों emitted wave का या फिर emitted waves by these two light sources must have same frequency. Second क्या होना चाहिए? इनका phase difference they must have constant और zero phase difference. Zero और constant phase difference. तब हम क्या बोलेंगे? ये दोनों light source coherent light source है. अब यहाँ पे फेज का मीनिंग तो मैं पहले समझा चुकी हूँ. फेज क्या है? फेज स्पेशली डिनोट्स या एक्सप्रेसेस द पोजीशन ऑफ ए वेव एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग की मदद से देखते हैं. तो वी हैव 4 लाइट वेव्स. तो ये 4 लाइट वेव में भी 4 डिफरेंट लाइट सोर्स एमिट करते होंगे. तो एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचने की मैं कोशिश कर रही हूँ, या फिर यहाँ पे देखिए तो सीधा खींचिएगा लाइक दिस. तो ये क्या है? एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम चारों के चारों लाइट वेव्स का फेज क्या है? बराबर है, सेम फेज है. तो फेज डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो दीज 4 लाइट सोर्स, मतलब ये लाइट वेव्स जो भी सोर्स जनरेट कर रही है वो चारों लाइट सोर्स किसके एग्जाम्पल कहलाएंगे? दोज आर कंसिडर्ड एज कोहेरेंट लाइट सोर्सेस. यहाँ पे मगर देखिए, यहाँ पे जो चारों लाइट वेव्स है आपका एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इनका फेज सेम नहीं है. सो ये चारों लाइट वेव जो भी लाइट सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दोज लाइट सोर्सेस आर कंसिडर्ड एज इनकोहेरेंट लाइट सोर्स. तो सिंपल सी बात है. तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ दीज टू टर्म्स. two source of light which continuously emit light waves of same frequency with zero or constant phase difference between them are called coherent source of light. And secondly, यहाँ पे incoherent source का definition देखिए. two source of light which emit light waves of different frequency with variable phase difference. फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए और फेज डिफरेंस मस्ट बी वेरिएबल. दैट मीन्स टाइम टू टाइम उसका फेज डिफरेंस बार बार चेंज होनी चाहिए. देन दोज लाइट सोर्सेस कैन बी सेड टू बी एज इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट. तो और एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं. तो यहाँ पे 2 निडल आपको नजर आ रही है विच आर सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ वाटर वेव्स हियर. सो ये आपका क्या है? दिस वन इज मीडियम ऑफ वाटर. तो यहाँ पे ये वेव जनरेशन का सोर्स है. सो दिस इज S1 एंड दिस इज S2. तो आपको ये दोनों सोर्स यहाँ पे वेव्स जनरेट कर रही है. यहाँ पे ब्लू कलर का आपको सर्कुलर फिगर्स नजर आ रही होगी. दोज आर द वेव फ्रंट्स ऑफ दोज वेव्स. तो ऑन द वाटर सरफेस वी हैव कंसिडर्ड ए पॉइंट P here. So the displacement of S1 from point P will be S1P, whereas displacement of the wave generated by S2 to point P वो क्या हो जाएगा हम लोग का? S2P हो जाएगा. तो ये दोनों सोर्स
या वेव का सोर्स, ये क्या है, ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट या कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है, कैसे पता चलेगा? इफ S1P इक्वल्स टू S2P और द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे S1 एंड S2 आर कोहेरेंट इन नेचर. सो लेट अस गो थ्रू अनदर फिगर. राइट साइड में आपको और एक फिगर नजर आ रही है जहां पर, सो दिस इज द फिगर which shows the pattern of displacement of water molecules at an instant on the surface of water. तो यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है? सो दिस में बी आवर S1 जो उधर का फिगर में था, दिस वन में बी S2. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाने की कोशिश किया जा रहा है. सो दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट. तो N इज द नोडल पॉइंट, A आपका क्या है? एंटी नोडल पॉइंट्स या एंटी नोड है. ये नोड है आपका. नोड कब डेवलप होती है? जब क्रेस्ट एंड ट्रफ मीट करते हैं. तो आपका सॉलिड ब्लैक लाइन आपका क्रेस्ट है और डस्ट ब्लैक लाइन आपका ट्रफ है. तो जहां पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपका? क्रेस्ट एंड ट्रफ मीट करेंगे. सो यहाँ पे नोडल पॉइंट्स है. यहाँ पे एंटी नोड के लिए देखिए, दो क्रेस्ट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे दो ट्रफ मीट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे दो क्रस्ट मीट कर रहे हैं. सो यहाँ पे ये फिगर इंडिकेट करता है एट नोडल पॉइंट्स द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, whereas at antinodal points the displacement is maximum. Now come to the second topic, that is superposition principle and addition of waves. So you must have read about superposition principle for electrostatic force in chapter 1 of your first part. So exactly like that, here also we will have the superposition principle for displacement of the waves. Of course ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, दोबारा हम यहाँ पे पढ़ते हैं. So यहाँ पे और एक नया टर्म मैं बताना चाहूँगी, that is interference. At this entire field of interference, और interference actually है क्या? Interference means interfering of light waves. जनरली आप interference का मीनिंग समझते हो, इंग्लिश वर्ड जो interference का लेते हो, that is interfering of something, some characteristics. So exactly यहाँ पे wave का interference हम देखेंगे. So interference is a phenomenon of interfering of light waves, और simply हम कहें तो addition of light waves. So मैं बात कर रही थी, entire field of interference is based on this principle. वो principle क्या है आपका? Superposition principle. So I think how much important is this principle. So we will go for details about interference in next videos. So यहाँ पे मगर एक चीज याद रखिएगा, interference का concept actually क्या है? Addition of waves. So here we are with the statement of superposition principle. So this is associated, इसको हम समझ सकते हैं ये डायग्राम को लेके, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. तो यहाँ पे सेम डायग्राम प्रीवियसली जो मैंने समझाया था वहाँ पे, यहाँ पे लिया हुआ है. ये दोनों क्या है? दीज आर टू सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेव्स. एक S1 है, दूसरा S2 है, और पॉइंट P में हम डिस्प्लेसमेंट चेक किए थे. वन इज एक डिस्प्लेसमेंट क्या है? S1P, सेकेंड वन इज S2P. ठीक है, तो अब चलते हैं स्टेटमेंट पे. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम, सो हियर वी हैव मीडियम ऑफ वाटर, जहां पे पॉइंट हमने क्या लिया है? पॉइंट P लिया हुआ है. ये पॉइंट P है. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ वेव्स. यहाँ पे ज्यादा तो नंबर नहीं है. हाउ मेनी वेव्स वी हैव कंसिडर्ड? वी हैव कंसिडर्ड 2 वेव्स. ये एक वेव है, ये एक वेव है. सो these are the waves U1, ताकि ये आपका वेव फ्रंट से क्या बने? ये परपेंडिकुलर बने. सो the resultant displacement produced by a number of waves, here we have 2 waves, is the vector sum of displacements produced by each of the wave. तो simply let S1P be y1
S2P क्या है, लेट इट बी Y2। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेट इट बी Y हमें कैसे मिलेगा, सिंपली वेक्टरिकली हमें ऐड करना है दोनों डिस्प्लेसमेंट को, Y1 प्लस Y2। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बना है। नेट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे निकालनी है, दोनों डिस्प्लेसमेंट को वेक्टरिकली ऐड कर दो, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो let us use this superposition principle for addition of light waves, या यूं कहें कि दो लाइट वेव जब इंटरफेयर करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। सो एग्जाम्पल 1, टेक दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। सो यहाँ पर लेट S1P इक्वल्स टू S2P। S1P क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम S1 टू पॉइंट P। सिमिलरली S2P क्या है, सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेव से लेके पॉइंट P तक का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, तो लेट बोथ द वेव्स रिच एट पॉइंट P एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये दोनों सेम टाइम इंटरवल में पॉइंट P में पहुंचते हैं तो क्या होगा, उनका फेज भी बराबर होगा। फेज अगर बराबर हुआ तो फिर फेज डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज ए कंडीशन फॉर जीरो फेज डिफरेंस। किस चीज की हम बात करें, जीरो फेज डिफरेंस वाला दो वेव को हम जब ऐड करेंगे, या दो जीरो फेज डिफरेंस वाला वेव अगर इंटरफेयर करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट में क्या मिलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो let us write the equation of the displacements. So क्लास 11th में जैसे आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते थे, लेट y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। a क्या है, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड w आपका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली t इज द टाइम पीरियड। दोनों बराबर है, y1 क्या है, यहाँ पे जैसे लिए थे y1 आपका S1P है, y2 आपका S2P है, तो दोनों बराबर हैं, तो सेम इक्वेशन हम लिखेंगे y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे टू गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो y विल बी हाउ मच, y1 प्लस y2 which is equals to a cos omega t plus a cos omega t which will be 2a cos omega t, राइट। सो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका एम्पलीट्यूड डबल हो गया, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिला एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया। सो लेट अस सी अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग एट पॉइंट P। मतलब ये दोनों वेव इंटरफेयर करने के बाद पॉइंट P में इंटेंसिटी का क्या होता है। तो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ दीज टू सोर्सेस, या जो वेव एमिट कर रहे हैं उनका इंटेंसिटी क्या है, लेट द ओरिजिनल इंटेंसिटी बी I नॉट विच इज इक्वल्स टू, हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो इक्वल टू साइन देंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा k इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं at point P where these two waves are superposing with each other or interfering with each other, this is equals to that constant k into amplitude का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है, 2a है, 2a का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच, मैं 4 को पहले लिख रही हूँ, 4ka का सॉरी 4ka का स्क्वायर, ka स्क्वायर क्या है आपका I नॉट है, so this is equals to 4 I naught. So see I equals to how much, 4 times आपका इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इंटरफेयर ये कैसे हो रही है, पॉजिटिवली दे आर इंटरफेयर कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग सम कॉन्स्ट्रक्टिव रिजल्ट। सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस where we are getting some constructive or positive result are known as constructive interference। तो हमें constructive interference कहाँ पे देखने को मिला,
जहां पे दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, 0 था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. So let us see another example where those two light waves have constant phase difference. So here we have, I have considered another point Q on the same water surface, and these are the same sources S1 and S2. तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, S1Q is 5 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, exactly like that. S2Q equals to 7 lambda. So a path difference between these two waves is S2P. This is our second example, example 2, where we have constant phase difference between two light waves. So S2P minus S1P हम लोग का कितना है, ये 7 lambda है, वो 5 lambda है. So this is 2 lambda. So in general, if we are writing the equation for displacement, let y1 equals to a cos omega t. Accordingly, y2 का equation हमें लिखना है. y2 क्या होगा, y2 will be, यहाँ पे आप देखिए this one is 7 lambda, मतलब यहाँ पे 2 lambda ये आगे है. So this will be a cos omega t माइनस, यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस लिखना है. सो एक लैम्डा में फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है. यू जाके यहाँ से लेके यू, दिस इज 2 पाई और 1 लैम्डा. 2 लैम्डे पे फेज डिफरेंस कितना होगा, 4 पाई होगा. सो माइनस 4 पाई. So this will be the equation for displacement of second wave. So this is equals to a cos omega t. So resultant displacement y will be how much, सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करेंगे, y1 प्लस y2 विच इज इक्वल्स टू a cos omega t प्लस a cos omega t, दैट इज 2a cos omega t. तो सेम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हमें कितना मिलेगा, 4I0 मिलेगा. सो दिस इज अनदर केस ऑफ constructive interference. So we will see some more examples in the next video. Thank you.